सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने सियासी मामलात को बातचीत और डायलॉग के ज़रिए हल करने का कह रही है। चेयरमैन पीटीआई बेरिस्टर गौहर ने आज कहा कि पीटीआई के मामलात का सियासी हल ज़रूरी है, अभी भी देर नहीं हुई। सब नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे सियासतदान नहीं जो लोगों को बिठा के कोई हल निकाल सकें। कल हैरानकुन तौर पर सलमान सफदर जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर है, इमरान खान के केसेस को डील कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने भी कहा कि वकला आखिर कब तक केसेस लड़ेंगे। इन मसाइल का लॉजिकल कंक्लूजन मुज़ाकरात हैं और वो सियासी लोगों को ही करने होंगे। तहरीक इंसाफ के मसाइल का क्या हल है, सियासी तौर पर बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती है, पीटीआई बातचीत के लिए रजामंद होगी, इमरान खान के केसेस का क्या मुस्तकबिल है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें हाफिज़ एहसान खोकर साहब जो कि माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। पीटीआई से रिलेटेड जो इमरान खान के केसेस के साथ हो रहा है, उनकी तरफ से ये शिकायत आती है कि कई माह उनके केसेस लगते नहीं हैं। इस चीज़ को आप एज ए प्रोफेशनल लॉयर कैसे जस्टिफाई करते हैं? ये ठीक है जो दौरानिया है जिसकी वो शिकायत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि आपको याद है कि जब केसेस जल्दी लगने शुरू हुए थे तो उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किया गया कि जी आप जो हैं वो डे टू डे इसको चला रहे हैं और फिर आपकी जजमेंट उसके अंदर आ रही हैं। और अभी इसके अंदर ये आया है कि जी थोड़ा सा उसके अंदर डिले। मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीज़ें ही मुनासिब नहीं हैं। अगर आपने केस का ट्रायल करना है तो जो भी पाकिस्तान के अंदर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए और उस रीज़नेबल टाइम के अंदर फ़ैसला होना चाहिए। अब जब फैसला नहीं आता तो इस तरह के केसेस जो है जिसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो फ्रॉम डे वन आता है तो उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया जाता है। उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस टारगेट कर दिए जाते हैं, उसके बाद आपकी जुडिशरी टारगेट कर दी जाती है, जजेस टारगेट कर दिए जाते हैं, फिर जो विटनेसेस उसके अंदर आते हैं उसको इस एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि जिससे वो भी एक एब्स्टेन बना। 2 साल हो गए कि इमरान खान जेल में और उनकी सैकड़ों केसेस हैं जो ओपन एंडेड भी है 9 मई के अलावा जो केसेस हैं। लेकिन एक एतराज़ ये आता है कि माजी में तो सियासतदानों का बायोमेट्रिक भी होता रहा है, एयरपोर्ट्स पे मेडिकल बेसिस पे सियासतदान मुल्क से बाहर जाते रहे, तो ये एक हद तक पार्शली फ्लेक्सिबिलिटी पीटीआई को भी मिलना चाहिए। आप हर दौर के अंदर देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल केसेस के अंदर एक पॉलिटिकल जो है वो फैसिलिटेशन भी आपको नज़र आती है। अब इस केस के अंदर पर्टिकुलरली है, इसको आप बायोमेट्रिक के साथ आप नहीं कर सकते। उस वक्त एक फैसिलिटेशन की बात करें, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, बट उसके अंदर ये है कि जब आप इस एनवायरनमेंट के अंदर है और आप एक हेड ऑन की सिचुएशन के अंदर हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की जुडिशरी भी डिलीवर नहीं कर रही, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो भी ठीक तरीके से नहीं है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। आप उसके ऊपर एक बात कर रहे होते हैं और आपके ट्वीट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद एक जब इस प्रोसेस के अंदर आएंगे और फिर आप ये देखिएगा कि जब ये केसेस आए हैं और ये जिन केसेस पे भी आपने बात की है, चाहे 9 मई का एक जिस तरह कहते हैं इट्स अ डे लाइट इंसिडेंट कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह जो है मॉब की सूरत के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पुलिस स्टेशंस को डैमेज किया गया, या उसके बाद आपका साइफर का आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसकी एक जजमेंट आई, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। तो ये एक चीज़ है कि इन केसेस का अब आप देखिए एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर अगर 9 मई के वाले केसेस हैं उसके अंदर 7 दिन का लिखा हुआ है कि आपने ट्रायल करना है, 30 दिन के अंदर आपने उसकी अपील करनी है। और आप देखें कि 9 मई से 2023 और अभी 2025 जो है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं चूँकि एक इसमें तो कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी मुल्क के अंदर है और उस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है उसके अंदर जब लीगल एक चीज़ आती है और जब क्राइम चीज़ें आती हैं या आपके सामने इस तरह के अच्छा, इन्हीं वजूहात की बिना पे जो आपने भी कहा है 19 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस, ये इसमें रिलीफ मिलेगा या ये भी डिले में चले जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अब 2 केसेस जो हैं वो राइप अप की सूरत के अंदर हैं। एक आपका जो है 190 मिलियन पाउंड्स वाला, तो वो तो उसकी जो जजमेंट है वो तो सस्पेंशन के लिए उन्होंने डाली हुई है
उसके ऊपर है, और दूसरा जो है वो आपका तोशाखाना वाला मैटर्स है जिसके अंदर 2 वाला है, जिसके अंदर एविडेंस जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन केसेस को जल्दी प्रोसेस होना चाहिए, और उन प्रोसेस के अंदर जो है जो भी एक आपके सामने चीज़ आती है, चाहे आपकी कन्विक्शन की सूरत के अंदर आती है या एक्विटल की सूरत के अंदर आती है, उसे आना चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो किसी चीज़ पे सेटिस्फाई तो नहीं होते ना, कि जब पहले चीज़ें जो थी वो प्रोसिक्यूशन ने उसके अंदर अदालत को कहा कि आप जल्दी चीज़ों को चलाएं और जल्दी शुरू हुई, तो कहा गया कि जी लेट आ सकते हैं। तोशाखाना 2 ये एक्विटल की तरफ जा सकता है। देखिए जो ट्रायल, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस उसमें है चांसेस के, देखे ना कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो तो आपका एक ओपन एंड शट केस है, कि जिसके अंदर ये है कि आपका एक सारी चीज़ जो थी जो पाकिस्तान के एक अकाउंट्स के अंदर आनी चाहिए थी, उसको जो है वो आप एक जो प्राइवेट अकाउंट्स की सेटलमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर डाइवर्ट किया गया। और जब डाइवर्ट किया गया तो उसके बाद आपको जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी भी नज़र आती है, उसके बाद और भी चीज़ें आपको जो है उस दौर की आपको ऑडियो लीक्स जो है वो आपको नज़र आती हैं। और तीसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि पाकिस्तान की कैबिनेट को भी मिसलेड किया गया कि किस तरह हौच पौच के अंदर जो है वो एजेंडा जो है उसे लाया गया और उसे बगैर डिस्कशंस के अंदर डाल दिया गया। और फिर उसके बाद ये है कि एक ऐसी चीज़ जो है कि जिसका बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए था पाकिस्तान की कैबिनेट को ने जिस शख्स को देना था वो नहीं देना चाहिए था, आपने वो कैब दिया। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जब चीज़ आई तो उन्होंने वो चीज़ें जो है आमतौर पर लेट्स सपोज 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो, अगर आप कह रहे हैं राइप अप की तरफ है, तो फिर किस तरह की सज़ा मुतवक्किल है? देखें उसके अंदर सज़ा तो जो है वो 10 साल तक है और 14 साल तक उसके अंदर सज़ा है कि और इसी तरह जो आपके दूसरे केसेस है चूँकि नैब के अंदर वेरी करता है, 5 साल भी है, 10 साल भी है, 14 साल भी उसके अंदर है। अब किस लेवल की एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन उसको सक्सीड कर लेती है, या आपने भी ये देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी जो आपके ट्रायल हुए हैं उसके अंदर किसी को 2 साल मिले, किसी को 5 साल भी हो सकती है। देखिए ये सूरत भी होती है कि बढ़ जाए। अगर अदालत जो है वो कुछ सज़ा देती है या सज़ा कम देती है तो प्रोसिक्यूशन एनहांसमेंट के लिए हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे देती है, और दूसरी साइड जो है वो एक्विटल के लिए उसके अंदर दरख्वास्त दे देती है। तो दोनों चीज़ें जो है वो उसके अंदर पॉसिबल होती हैं कि सज़ा बढ़ भी सकती है, सज़ा कम भी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बार बार इस चीज़ का कि जिस तरह ये चीज़ें प्रोलॉन्ग की गई हैं ये प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए थे, चाहे आपके 9 मई के इंसिडेंट्स हो, चाहे आपका तोशाखाना वाले केसेस हैं, या उसके बाद ये 190 मिलियन पाउंड्स का है। आपको तो फैसला करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी थी कि वक्त लग गया। मेरा ख्याल है तीनों चीज़ें फैक्टर्स हैं। एक ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी लूप होल्स हैं, प्रोसिक्यूशन भी उतनी एफिशिएंट नहीं है, और बाज़ दफ़ा जो आपके लॉयर्स हैं जो डिफेंस साइड से वो भी एडजर्नमेंट लेते हैं। और आई होल्ड योर हेयर खुगर साहब, डिफेंस साइड से भी और प्रोसिक्यूशन साइड से दोनों से। अब ये जो डिफेंस साइड है वो ये कह रहे हैं, कल सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि हमारे लॉयर्स थक गए हैं और ये लड़ के इस तरह के केसेस, और ये एक मायूसी रिफ्लेक्ट कर रही है पीटीआई। क्या बीइंग अ लॉयर आपको लगता है कि अब इस तरह से सोचा जाएगा कि तो लॉयर्स उस तरह से लड़ ही नहीं रहे तो फिर कोई पॉलिटिकल रास्ता इख्तियार करो? क्योंकि अब तो खुद पीटीआई कह रही है कि 300 केसेस हैं, 300 की लीगल टीम मायूसी भी लगती है, उनमें थकी भी लगती है। कि अगर इस आप सारी कंट्रोवर्सी को देखें जो 2022 से चल रही है, इसके आपको तीनों एस्पेक्ट्स नजर आएंगे। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है, और इसका एक क्रिमिनल एस्पेक्ट भी है। अब वो लॉयर्स जो फ्रैंकली जिनका सोर्स ऑफ इनकम है लड़ना, क्योंकि कोई भी वकील मुफ्त में तो नहीं किसी पार्टी के लिए काम करे, तो अगर पाकिस्तान के नॉन लॉयर्स जिनका सोर्स ऑफ इनकम है बड़े बड़े सियासी केस या दूसरे केसेस लड़ना, वो कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात कर लो, तो नहीं देखें, मैंने आपसे जिस तरह पहले ये कहा था कि इसके तीनों एस्पेक्ट्स हैं। इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इसका लीगल भी है। अब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने एक हेड ऑन की पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर 2022 से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगी, हालांकि उससे पहले भी था। आप देखें कि पीटीआई ने 2008 के इलेक्शन, ये जो मैंने आपको सुनवाया इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, अभी आप देखें कि अगर आपने इसी पैटर्न के ऊपर जाना है तो कितने ऐसे लोग हैं कि जिनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर आउट ऑफ टर्न लग जाती है, या कितने ऐसे केसेस हैं कि जिसके अंदर आपकी अपील्स जो है आउट ऑफ टर्न लग जाती है। यहाँ के ऊपर तो हाई कोर्ट के अंदर 5-5, 6-6 साल केस नहीं लगता, और यही हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है।
प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि जहाँ पे रिलीफ भी दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, आप जाए ना, कौन सा ऐसा केस है कि जहाँ के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला हो। साइफर का आप केस देख लें, उससे पहले आप तोशाखाना वाला केस देख लें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप बेल्स मैटर्स देख लें, हर मामले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इवन दूसरी कोर्ट्स के अंदर भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जुडिशल सिस्टम भी टारगेट है, हाई कोर्ट्स भी टारगेट है और इंस्टीट्यूशंस भी टारगेट है। अब ये है कि असल जो चीज़ स्टार्ट होती है वो तो ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहेव करना चाहिए। जब आप पॉलिटिकल पार्टी, अब आप देखें ना कि आपके सामने ये है कि आपके लोगों ने इलेक्शन लड़ा, लोगों ने आपको वोट दिया, आप असेंबली में गए, सेनेट पे आए, अब आप स्टैंडिंग कमेटी से आप रिज़ाइन कर रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए आप रिज़ाइन करें? अगर आपने रिज़ाइन ही करना था तो फिर आप जो फरवरी के इलेक्शन उसमें हिस्सा ही ना लेते कि हमने हिस्सा नहीं लेना, बल्कि हमने जो है इस बाइकआउट की पॉलिटिक्स को रखना है। या फिर आप ये देखें लॉयर्स क्या कर सकते हैं? नहीं देखें, लॉयर्स का जो है, लॉयर्स का इस तरह कमेंट करना मैं समझता हूँ वो मुनासिब इसलिए भी नहीं है कि जी अदालत का एक प्रोसेस है, उन्हें भी पता है कि अदालत का एक प्रोसेस ये है कि किस तरह नोटिस होने हैं, किसी तरह चीज़ को आना है, किस तरह बुलाया जाना है। लेकिन उसके अंदर अल्टीमेट देखें ना कि बुनियादी तौर पे चीज़ ये लगती है कि आप इस तरह की चीज़ कह के तो आप टारगेट करना चाहते हैं जजेस को या टारगेट करना चाहते हैं कोर्ट को, तो वो तो बात मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरा साइमल्टेनियसली मैं बतौर ये समझता ही हूँ कि अदालत को भी इस चीज़ के अंदर एहतियात करनी चाहिए कि जब आप, या तो आप ये कहें कि हमने इन मामले को जो है आउट ऑफ टर्न नहीं लेना, या आप ये तय कर लें कि हमने इसको टर्न के मुताबिक लेना है। और अगर आपने आउट ऑफ टर्न जो है इसको स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपको ये चाहिए कि उसकी एक हेयरिंग करके एक फैसला कर दें। और वो फैसला जो है अगर प्रोसिक्यूशन की फेवर में आया है, एक्यूज के खिलाफ आया है, डिफेंस के खिलाफ आया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाए और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को करना है। इस डिलेड जस्टिस की वजह से या इस डिलेड मैकेनिज्म की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है, ये तो आपको एक केस नजर आया है ना, इसके अलावा भी और केसेस हैं जहाँ से 15-15, 20-20 साल जो है वो आपके सिविल मैटर्स नहीं निपटे, 5-5, 10-10 साल, 12-12 साल। लेट्स कीप इट सिंपल, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे सवाल पूछूं क्योंकि आप वकील हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम एक पॉलिटिकल पार्टी से मुतमईन नहीं है और वो अपने पॉलिटिकल स्टांस की वजह से इस सिस्टम के लिए भी एक मुश्किल बनी और अपने लिए भी, आपने भी यही बात की। 9 मई के केसेस के अलावा बाकी सारे केसेस को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जल्दी निपटाया जा सकता है, क्योंकि जो पीटीआई भुगत रही है, जो पीटीआई के मसाइल हैं, वो एक बड़े केस की वजह से हैं। उस केस की वजह से पीटीआई को वही कंसीक्वेंसेस होंगे अगर वो एक ही केस चलता रहता है, तो बाकी केसेस को लटकाने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए ना, बात ये है कि आप जब 22 अप्रैल के अंदर जब ये नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला जो है अप्रैल 2022 के अंदर जो है वो चला, तो उसके बाद आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स नज़र आता है। वो सीरीज ऑफ इवेंट्स ये है कि इस्लामाबाद, डी चौक, फिर पंजाब केपीके गवर्नमेंट से निकलना, फिर उसके बाद पेशावर से चढ़ाई का करना, फिर उसके बाद ये है कि पूरे मुल्क के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना 9 मई का, जिसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड जो है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाना, फिर उससे पहले जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टारगेट किया जाना, गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे उन्हें टारगेट किया जाना, फिर उसके बाद एक अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव बनाना, और फिर जब वो सारी चीज़ें इलेक्शंस की तरफ गई, फिर आपने ये देखा कि आप इलेक्शन में गए, आपकी सीट्स आई, वहाँ के ऊपर आपका एक पॉलिटिकल ब्लंडर, लीगल ब्लंडर आया, आप एसआईसी के अंदर चले गए, वो भी फिर सारा मामला इलेक्शन कमीशन पे डालना, फिर पेशावर हाई कोर्ट्स के अंदर विंडो शॉपिंग में गए, 5-0 से फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट आप ये देखें कि वहाँ पे एक फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद जो दूसरा, फिर मिलिट्री कोर्ट्स का आप देख लें कि आपने पहले 184(3) के लिए स्टेट अवे आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया और सवा साल। ये पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं पीटीआई के जो वो खुद मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो जो ब्लंडर्स हैं उन ब्लंडर्स को फिर आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो न थोपे ना, यही तो एक बात है। और आप ये देखें कि जहां पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के हम डायलॉग करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब स्पीकर ने कमेटी बनाई थी तो असल इशू तो फॉर्म 45-47 है, तो फॉर्म 45 या 47 जो था वो उस एजेंडे की मीटिंग में ना, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी, और 26वीं आईनी तरमीम देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीटीआई इंगेज रही, हर प्रोसेस के अंदर रही, जब अमेंडमेंट्स की बात आई उन्होंने वोट नहीं दिया,
किया ना मुखालफत किया, तो पॉलिटिकल डाइकॉटमी भी आपको नजर आएगी। 27वीं तरमीम सपोज आ रही है तो उसमें भी कैसे बिहेव करेंगे? देखें ना, आप देखें कि 27वीं तरमीम के अंदर जो है वो भी अब अगर ये फैसला ठीक कर लेते हैं SIC की बजाय खुद आ जाते या किसी और तरीके से करते, अब ये आ रही है 27th अमेंडमेंट आनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम उसकी बॉटम लाइन क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि दो बॉटम लाइन होनी चाहिए। एक इसकी बॉटम लाइन ये होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने आम आदमी को रिलीफ देना है और इन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को जो हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों का टाइम जो है वो ले जाती हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनानी चाहिए। और उसके साथ ये होगा कि जो अभी ये एक आपने कैंपेन है कि जी चूंकि जो जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन है वो भी गवर्नमेंट के मेजॉरिटी के लोग करते हैं या उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कॉम्पोजिशन है, तो मेरा ये ख्याल है कि किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट विद इन अ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाइकिंग या डिसलाइकिंग बाय द एग्जीक्यूटिव जो नहीं होना चाहिए। तो जो ओरिजिनल था आपको आना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर मैं समझता ये हूं कि आपको ब्रॉड कंसेंसस के साथ अगर आपने 2010 के अंदर की थी, अब आप उससे लेसन लर्न करें ना कि क्या उससे आपके मुल्क के अंदर जो सूबों के अंदर जो है उनकी जो ऑटोनॉमी है उसके अंदर बेहतरी आई है, या उसके बाद 18वीं तरमीम जो है 18वीं तरमीम के बाद आपने लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था 140A जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, जो है खोकर साहब आखिरी सवाल ये, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इंडिस्पेंसिबल है, नागुज़ीर आनी चाहिए। इसलिए है कि आपके सामने 3 एक्सपीरियंसेस आए। एक आपका 73 से लेके जो है आपका मार्शल लॉ दौर के अंदर आया, मार्शल लॉ दौर से लेके फिर आप 18वीं तरमीम की तरफ चले गए, उसके बाद अब आपने 26वीं गए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की चीजें तो है ना। आखिरी सवाल आपसे एक होकर साहब कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जाली डिग्री का केस वो भी खुल गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर लिखे जा रहे हैं, ये मामला उसी तरफ जाएगा जिसे हमने 1-1.5 साल पहले देखा था? नहीं, देखे ना कि मैंने अभी बतौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सर्टेन प्रपोजल जो भिजवाई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फीसिस बढ़ाई है और उसके बाद जो है कि जो लॉयर्स के एंड पर भी एक क्वेश्चन मार्क आया, तो हमने 22-23 जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार को दी। उसमें एक ये भी है कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाती है तो उसका फैसला 6 माह के अंदर होना चाहिए, और अगर आप उस दरख्वास्त को एडमिट कर लेते हैं तो उसकी पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, दूसरा पब्लिक को भी पता चलेगा, और तीसरा ये है कि किसी भी जज के साथ अगर गलत तौर पे कंप्लेंट आई उसे ख़त्म होना चाहिए, और अगर सही आई है तो उसका फैसला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोकर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, और इस वक्त में ज्वाइन किया असदुल्ला खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सैलाब ज़्यादा इलाकों में जा रहे हैं। उमर दराज गोंदल भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, और बड़े मुश्किल हालात में हमारे बहुत सारे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, भी उन दोनों में से हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन करें। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। PDMA पंजाब के मुताबिक पंजाब में सैलाब में 97 शहरी जाम बाग हुए। सैलाब के बायस तकरीबन 4500 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। दरिया चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2330 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। जनूबी पंजाब के अजला हाईली इफेक्टेड हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे हम अपने मेहमानों से। असद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। असद, आप खुद ग्राउंड पे मौजूद हैं, वहाँ लोगों से आपने बात की, आपने विटनेस क्या किया? बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन द ग्राउंड रिसेंटली तो मुझे बड़ा मिला जुला रिस्पॉन्स था, कहीं तेज़ी से काम हो रहा था, कहीं नहीं हो पा रहा था। एक बड़ा चैलेंज देखा हमने ग्राउंड पे। जी असद। देखिए, जलालपुर पीरवाला में मैं 2 दिन गुजार के आया हूँ। जलालपुर पीरवाला में जो सूरत हाल मैंने देखी है, वहाँ पर सबसे बड़ा जो अलमिया है इस वक्त वो ये है कि लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, महसूर हो चुके हैं, हर तरफ उनके पानी है, लेकिन उनको रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए उस तरह से लॉन्च नहीं किया गया जिसकी ज़रूरत थी। यानी हंगामी बुनियादों पर लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है, लेकिन जो मैंने देखा वो ये है कि चंद गैर सरकारी तंजीमें अपनी छोटी सी बिसात के मुताबिक अपना एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सैकड़ों या शायद हजारों लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। कोई दरख्तों पे बैठा हुआ है, कोई खंभों पे बैठा हुआ है, कोई घर की छतों पे बैठा हुआ है, किसको थोड़ी सी घर के सहन में ऊंची जगह मिली है किसी जगह पर तो वो वहां पर चढ़ के बैठ गया है। बाद लोग तो आधे आधे पानी में धंसे हुए हैं और कांधों पर बच्चों को बिठा के मुंतज़िर है कि कोई उन्हें आके रेस्क्यू कर ले। अब इसके लिए एक मसला ये है कि जो लोग जो सबसे जो मेजर
अगर आप कहें कि रेस्क्यू का हिस्सा है, कोई अगर कोई चीज कर रहा है लोगों को निकालने के लिए, तो वो प्राइवेट कश्तियां हैं। और वो जो प्राइवेट कश्तियां हैं वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रही हैं। इस सारे मामले को गवर्नमेंट के पास जो सोल्यूशन है, मैं ये तो नहीं कहता कि रेस्क्यू 111, 122 रातों रात को इतनी हजारों कश्तियां बना के ले आए, लेकिन कम से कम ये जरूर हो सकता है कि इसको गवर्नमेंट की जानिब से रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल असद, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। उमर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, क्योंकि जब हम भी ग्राउंड पे काम कर रहे थे तो जो वहाँ के DPO और कमिश्नर वगैरह थे, ये सबसे पहली डिमांड सामने आई थी कि कश्तियों का नंबर में इजाफा होना चाहिए। क्या आप भी इस मसले को देख रहे हैं? रेस्क्यू के लिए दीगर क्या चैलेंजेस हैं जहाँ पे आपने कवर किया? अच्छा, मैं इस वक्त जो हूँ, अगर आपको नजर भी आ रहा होगा कि मैं अलीपुर में मौजूद हूँ। मेरे सामने ये गवर्नमेंट का कायम करदा फ्लड रिलीफ कैंप है। ज्यादा मुतासरा कोई इलाका दिखाई दे रहा है वो अलीपुर है। मैं इस वक्त अलीपुर शहर के अंदर मौजूद हूँ। हमने बाकी जो फ्लड मुतासरा इलाके हैं वहां पे विजिट किया है। मैं अगर बहुत एहतियात से बताऊं तो अलीपुर शहर को छोड़कर पूरे के पूरी ये जो तहसील है मुजफ्फरगढ़ की, वो जेरे आब आ चुकी है और पूरे का पूरा जो इलाका है वो डूबा हुआ है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 90 से 95% इलाका जो है वो डूबा हुआ है। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने उस इलाके में जहाँ पे पानी है उसमें फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। और जिस तरह से ऑपरेशन हमने जलालपुर पीरवाला में 2 दिन ऑब्जर्व किया, उस तरह से एक्टिवनेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, या उस तरह से चीजें नहीं है जिस तरह जलालपुर पीरवाला में हमने देखा। वहां पे भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन जब रिपोर्ट किया, चीजों को हाईलाइट किया, तो हमें असर नजर आया। लेकिन अलीपुर जो है वो इस वक्त बड़ी सीरियस अटेंशन चाहता है। उसकी वजह यह है कि ये जरा ऑलरेडी पसमानदा इलाका है, और पसमानदा इलाका होने के साथ साथ इस वक्त जो है इंतजामिया के, ठीक है, वो एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, रिसोर्सेज का भी मसला होगा। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब हैं, उन्होंने विजिट जरूर किया, लेकिन अब सचिव जो हमें इस वक्त अगर ग्राउंड के ऊपर सच बताएं तो वो सच ये है कि ये पूरे का पूरा इलाका अलीपुर का जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील है वो पानी के नीचे है। इसका मतलब है कि उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, उनके जानवर मुतासिर हुए हैं, और लोग अभी भी बता रहे हैं कि उनके जानवर वहां फंसे हुए। जो कैंप, इस कैंप में मैंने बहुत से लोगों से बात की, वो भी बता रहे हैं कि हम पहुंच भी गए हैं तो हमारे बहुत सारे प्यारे जो है वो स्टिल वहां पे मौजूद हैं, और वो उस जगह के ऊपर जो है मौजूद होने की वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। अगर वो ठीक भी हैं तो उनके पास मोबाइल नहीं होगा, क्योंकि बिजली बंद है, उनके पास मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि कैंप्स के अंदर कुछ अच्छी बातें भी हमने देखी। बिल्कुल मेरे सामने इस जगह के कैंप के साथ जैसे एक ग्राउंड है, वहाँ पे मवेशियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, कोई 550 जानवर होंगे। वो ये लोग साथ लेके आए हैं, अपने जो ज़राई इलाक़े हैं, ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर मशीनें, वो भी साथ लेके आए हैं, जिसकी वजह से हमें वो नजर आ रहा है कि उनके हवाले से गवर्नमेंट जो उनका ख्याल रख रही है वो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। खाना भी ठीक था आज। अगर मैं आपको बताऊं कि चिकन कोरमे का मैंने मेन्यू वहां पे देखा, मैंने लोगों से पूछा कि आज की वजह से तो नहीं है, ऑर्गेनिक खाने के तक चीजें ठीक है, लेकिन लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बहुत सवाल उठा रहे हैं। असद, आप भी इसका जवाब दीजिएगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसके पैमाना चूंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि भारत की तरफ से जो पानी आएगा, और उसकी वार्निंग भी 2 दिन पहले आई, फिर मुस्तकिल पानी रिलीज़ होता रहा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, अपनी नौयत का पहला चैलेंज है। तो एक स्पेस भी दी जा रही है गवर्नमेंट को कि इसके साथ कोप अप करें, लेकिन अब तो 20-22 दिन से ज़्यादा हो गया है हम इस सिचुएशन में। तो आपको वो स्पीडीनेस नज़र आई, या एफिशिएंसी कम होती नज़र आ रही है, या ज़्यादा नज़र आ रही है आपको? और एक और सवाल ले लीजिएगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, और नेचुरल फ्लो होता है एक दरियाओं का, क्या आपने भी ये विटनेस किया कि जो बंद है वो सियासी बुनियादों पर तोड़े गए हैं? क्योंकि ऐसी बहुत शिकायत मौसूल हुई। आप कह रही हैं कि कितनी एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर पा रही है। देखें, इंडिया ने पानी जरूर छोड़ा है, लेकिन जब पानी छोड़ा था और 3 दरियाओं में पानी आ गया था, तो इस सैलाब ने 15-20 दिन का वक्त दिया था। सैलाब ने बताया था कि मैं फलां जगह पर जब तीनों पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, मसलन जलालपुर में जब पता चल गया था कि सतलुज और चनाब के संगम पर वाकई ये शहर है और ये जगह आ सकता है, तो उसके लिए क्या उतने इंतजाम किए गए? इसका जवाब है कि नहीं किए गए। क्या सरकार की तरफ से कश्तियां मौजूद हैं? सरकार के पास शायद कश्तियां मौजूद नहीं है, शायद टीमें मौजूद नहीं है। मैं तो अलीपुर में नहीं हूँ, मैं जलालपुर पीरवाला की बात कर सकता हूँ, जहां पर मैंने 2 दिन गुजारे हैं। जलालपुर पीरवाला में सरकारी तौर पर हमें रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई नहीं दिया। कुछ जो गैर सरकारी तंजीमें उन्होंने काम किया। अब क्या हो सकता है, इस पर बात करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हुआ सो हुआ, जो गलतियां हो गई वो बेशुमार हैं, उसका इजाला नहीं हो सकता। लेकिन आज क्या हो सकता है? आज हो सकता है गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस का इजहार करे, गवर्नमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन को चैनलाइज करे, उसको मॉनिटर करे, उसको रेगुलेट करे। जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कश्तियों वाले लाख रुपए ले रहे हैं, उन्हें ये ना कहे कि तुम फ्री में काम करो, उन्हें कहे ठीक है तुम काम करो, पैसे हम देते हैं, ये गरीब लोग हैं, इनसे चार्ज ना करो।
हम एक सिस्टम बना लेते हैं, पर हेड के हिसाब से आपको 5,000 या 10,000, वैसे भी वो इतना चार्ज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, जितने लोगों को बाहर निकाल के लाएं, उतने गवर्नमेंट के पास वो नोट डाउन कराएं, गवर्नमेंट उनको पैसे दे। अच्छा असद, एक और सवाल ले लीजिएगा। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, कॉपरेशन से होना चाहिए। बिल्कुल असद, बिल्कुल कॉपरेशन से होना चाहिए। और हमारे हमसाया मुल्क में जब सैलाब आया है तो उसमें कमी बेशी उनकी परफॉर्मेंस में भी रही, लेकिन हमने देखा कि वहाँ की बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने अपनी तरफ से सैलाब में चलने वाली व्हीकल्स को एक तरह से डोनेट किया है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। और इस तरह के इकदाम पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर होने चाहिए, उसको सराहा जाना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स में दरियाओं का जो नेचुरल फ्लो है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये शिकायतें आई हैं कि जो बंद है उनको सियासी बुनियादों पर, सियासी इंटरेस्ट की वजह से तोड़ा गया और फिर पानी का रुख मोड़ा गया। आप बंद तोड़ने की शायद आप बात कर रही हैं जी। इसमें एक जनरल जो लोगों की उमूमी राय है वो ये है कि बंद तोड़ने का फैसला बर वक्त नहीं किया गया, और जब किया गया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं जलालपुर पीरवाला ही की मिसाल देता हूँ। वहां पर परसों रात को 1 बजे उच्च शरीफ रोड पर एक जगह से सड़क को तोड़ा गया और पानी को एक मुतबादल रास्ता फराहम किया गया। ये उस वक्त किया गया जब शहर डूबने के खतरात 90% से बढ़ चुके थे। यानी शहर के गिर्द जो एक बंद, छोटा सा बंद बनाया गया था, पानी उसकी सतह को तकरीबन टच कर रहा था, और जलालपुर शहर वाला लोगों ने खाली किया, अपनी फैमिलीज को भेज दिया शहर से, अपनी अमला को लाखों रुपए खर्च करके शुजाबाद या इधर भेजा। तो तब हुकूमत ने जाकर ये डिसीजन लिया कि उन्होंने उस शरीफ रोड को तोड़ा और शहर से के खतरा फिर टलना शुरू हुआ, या पानी की सतह वहां पर कम होना शुरू हुई। लोगों का शिकवा ये था कि ये पहले कर लिया जाता तो खतरे से शहर दो चार ना होता और इतने बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन। ठीक है असद, आप मेरे असद पिज़्ज़ा मेरे साथ रहिएगा। उमर, यही सवाल मेरा आपके साथ है, आप भी ग्राउंड टू ग्राउंड जा रहे हैं, आपने देखा है कि सियासी बुनियादों पे बंद तोड़े गए हैं। उमर साहब, मैं सियासी बुनियादों पे वो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम आ रही है। हम जब जलालपुर पीरवाला में थे, वहाँ पे एक शख्स ये कह रहा था कि आप गिलानी वाला के ऊपर जो है उसको शिगाफ क्यों नहीं डाल ले। वहाँ डीएसपी साहब ने निशानदेही की और डीएसपी साहब की निशानदेही की बुनियाद के ऊपर आपने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या किया आपने? जिस बंदे को आपने सस्पेंड किया उसी की बुनियाद के ऊपर मरियम औरंगजेब ने पहुंच के गिलानी वाला से ब्रीच कराया। तो अगर आपने लेट ब्रीच किया तो क्यों लेट ब्रीच किया? अगर करना पड़ना था तो पहले करते। और अब उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल एक बहुत अहम है। उसके बाद मैं यहाँ की बात बताऊं तो यहाँ लोग कह रहे हैं अलीपुर के अंदर कि आपने शेरशाह के ऊपर ब्रीच क्यों नहीं किया। शेरशाह को ब्रीच करने का मतलब था कि आप अलीपुर को बचा लेते। अब मडवाला के ऊपर ये ब्रीच करने के हवाले से बात कर रहे हैं। इस पूरे शहर के अंदर पैनिक है। लोग कह रहे हैं चले बाकी जो इलाके हैं वो तो डूबे हुए हैं, लेकिन लोगों को फिर रेस्क्यू करके आप शहर में देख के आ रहे थे। अगर आप मडवाला को भी ब्रीच कर देते हैं तो जो एट द एंड आपने शहर को भी डुबो दिया, तो फिर आपका प्लान था कहाँ पे? आपकी हिकमत अमली था कहाँ पे? अब सूरत हाल ये है कि अगर आप सिंध-ताश मुआहदे के से पहले की बातें करें तो अंग्रेज दौर से पाकिस्तान बनने से पहले का सिस्टम पता है कि कुदरती गुजरगाह कहाँ पे है। पीरवाला जो है उसका पानी जो है वो गुजर के बिहाड़ी में जाना होता है, और बिहाड़ी में जाने की वजह से न सिर्फ उनका पानी बल्कि इसी तरह से पीरवाला का जो पानी है वो बच जाते हैं। यही सूरत हाल यहाँ की है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट को बताना है। गवर्नमेंट से कल हमने पूछा, मरियम औरंगजेब से मैंने सवाल किया, उनका नहीं जी हम फैसला नहीं कर रहे, ये टेक्निकल कमेटी है, मुल्तान को बताया जी फला डीसी उसमें शामिल है, फला ऑफिसर शामिल है, उसकी बुनियाद के ऊपर है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि इनकी मिसमैनेजमेंट है या इनका इशू है, तो आप ये जरूर कहिएगा ये डिले है और उस डिले की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। उमर, एक शॉर्टली जवाब दीजिएगा कि अब ये सारा पानी सिंध की तरफ जाएगा, सिंध किस हद तक मुतासिर होगा, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, कल बतूल साहब इसके ऊपर कल हमने बात की थी और कल हमने डीजीपीडीएम से बात की थी, और मुझे डीजीपीडीएम ने ये बताया कि कल बताया, जिसका मतलब आप बाकी 24 घंटे, कल उन्होंने 48 घंटों की डेडलाइन दी और कहा 48 घंटों में पानी जो है वो वाया गुड्डू सिंध में चला जाएगा। तो कल अगर 24 घंटे आप निकाले, बाकी 24 घंटे, अगले 24 घंटों में इनकी एस्टिमेशन ये है कि पानी सिंध में दाखिल होकर यहाँ पे दबाव कम हो जाएगा। दबाव कम होने से, लेकिन अगर यहाँ पे जिस अलीपुर के अंदर आज तकरीबन 7.25 लाख का गिरला था जब मैं पंजनद के ऊपर मौजूद था, कल रात को ये 10.25 लाख के ऊपर मौजूद था। अब इस सारी सूरत हाल के बीच में अब अगर आप इस पानी को जो इस फ्लो के साथ आगे जा रहा है पंजाब से, तो ज़ाहिर है उसने सिंध में जाना है। अब सिंध ने कितनी तैयारी की है वो ये तो नहीं कह सकते ना हमें पता नहीं था। अगर पंजाब ही तबाही मचा रहा है तो ऑब्वियसली सिंध में जाना है। अब ये बहुत अहम नुकता है। बहुत शुक्रिया उदल साहब, बहुत शुक्रिया। असदुल्ला खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर शरी रहमान साहिबा। रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक रेजोल्यूशन मूव की है फ्लड एंड एग्रीकल्चर इमरजेंसी के नाम से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। शरी साहब बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करिए। बहुत अहम मौजू पे हमने आपको बुलाया है और आपने जो रेजोल्यूशन मूव की है उसमें आपने ये कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो अर्जेंट फंड्स हैं वो रिलीज़ किया जाए, UN से कांटेक्ट किया जाए और कुछ दीगर आपने मुतालबात किए हैं। 2022 और 2025 की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देने की पोजीशन के बाद, तो आपको लगता है कि जो मुतालबात आपने किए हैं वो गवर्नमेंट इस पर तेज़ी से काम कर सकती है? देखिए, ताख़ीर हुई है हमारा ख्याल है, तो ये जो तातुल आया है लोगों को सर्विस करने में, वो इसलिए कि स्केल बहुत बड़ा है और इस तरह के आफात जब आते हैं माहौलियाती तो फिर उनमें एक इस नौयत की बहुत बड़ी स्केल की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आखिर 2022 में की तो आपने देखा कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिलीवर कर रहा था, लोगों के घरों तक पहुंच रहा था और एक उनको फराहम कर रहा था सहूलियत जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत है। इस वक्त भी देखिए 4 मिलियन लोग बेसरो सामान हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। तो जब अपने घर से कोई डिस्प्लेस्ड होता है उनका तो मुस्तकबिल ही तबाह हो जाता है ना। तो ये तो, और फिर माल मवेशी, उसके साथ जितना भी आपने एग्रीकल्चरल जो कच्चा एरिया वगैरह जो दरियाओं के साथ जहाँ कल्टीवेशन आगे पीछे होती है वो तो खत्म ही हो रहे हैं। ठीक है शरी साहब, आप चूंकि चेयरपर्सन भी है क्लाइमेट चेंज कमेटी के, उससे पहले भी जो आप मिनिस्ट्री देख रही थी वो क्लाइमेट के थोड़ा आपने बहुत ब्रिलियंटली काम किया, आपने ग्राउंड पे काम किया, आपने रिसर्च वर्क किया, इंटरनेशनली आपने काम किया, लेकिन इस सब के बावजूद क्या गवर्नमेंट उतना संजीदा है जितना आप चाह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का जो हक बनता था, और आपने रेजोल्यूशन में भी ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान के जो पैसे हक बनते थे हमने तो वो भी क्लेम नहीं किए, और इस वक्त पाकिस्तान को $348 बिलियन की जरूरत है इस मसले के लिए। वो तो जी फिर रेजिलियंस और रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन में चाहिए होता है बहुत पैसा। तो लास्ट टाइम देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ संजीदा जरूर है और प्राइम मिनिस्टर खास तौर से उन्होंने खुद ये बातें की है, मुतहर्रिक रहे, लेकिन चेयरमैन बिलावल ने उनसे कोई हफ्ता 10 दिन पहले बात की थी कि BISP के जरिए मुंतकली शुरू कर दें। तो जब ताख़ीर होती है तो हर दिन एक फैमिली, आपको पता ही है किस हालत में रहते हैं और तकलीफ में रहते हैं, तो ये डिले का हमने कहा नहीं होना चाहिए। और ये भी मुतालबा हमारा है कि जिस तरह हमने, देखिए चेयरमैन बिलावल फॉरेन मिनिस्टर थे और मैं क्लाइमेट मिनिस्टर थी, हमने मिनटों में फ्लैश फ्लड UN की अपील कराई, जो आपका हक बनता है। ये किसी कोई आप भीख नहीं मांग रहे किसी से, ठीक है ना। आप 1% मीटर हो, वो अपना छोटा छोटा 1-1 मिलियन आएगा जब तक आप UN के जरिए फ्लैश अपील नहीं करेंगे। वो भी एक्चुअली मुंतजिर है कि ये पैसों का हमें जस्ट एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दे दें फ्लैश अपील की और फिर ये अनरोल होगा। तो पहले ह्यूमैनिटेरियन एड आती है, उसके बाद रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की आती है। उसके लिए आपको याद है हम जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी, 10 बिलियन चाहे वो लोन थे जैसे भी वो आए, तो उसमें से अगर आपको आधे भी मिल गए तो मैं समझती हूँ आपकी बहुत बड़ी इसमें अकॉम्प्लिशमेंट है। और हमारे इस वक्त जरूरियात बढ़ते चले जा रहे हैं, अवाम को तकलीफ में देखना मैं समझती हूँ सबके लिए मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि कोई संजीदा नहीं है, लेकिन ताख़ीर नहीं होनी चाहिए जी ग्राउंड पे। लेकिन शरी साहब इस दफा जो पाकिस्तान ने फेस किया, फिर भारत की जो पॉलिसीज थी पानी को लेके वो भी पाकिस्तान की डैमेजिंग थी, और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें आप कह रही हैं संजीदगी तो है, लेकिन पॉलिसी चेंज के लिए, एक नेशनल इमरजेंसी के एटीट्यूड के लिए वो सब हो रहा है, एक नेशनल कंसेंसस है इसके ऊपर। जी अर्जेंसी चाहिए, और क्लाइमेट इमरजेंसी तो सारे साल चलती है, फिर डेकेड के लिए चलती है। ये इसको फ्लड इमरजेंसी कहना चाहिए। और उसके बाद एग्रीकल्चर, क्लाइमेट इमरजेंसी बहुत सीरियस चीज है और उसको जरूर करें, लेकिन उसको फ्लड इमरजेंसी तक महदूद ना रखें। उसमें तो बहुत चीजें आती हैं और आपकी पूरी गवर्नमेंट, ऑल ऑफ गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, मुतहर्रिक होती है, और हर चीज उसके जाविये से देखी जाती है। फिर कोई घर नहीं बनता बगैर उसके, कोई पब्लिक ऑफिस, कोई रोड, कोई कुछ नहीं बन सकता
बगैर प्रॉपर उसकी ऑडिट के क्लाइमेट ऑडिट होता है जी। तो ये सब होना जरूरी है। इस वक्त इन्होंने सिर्फ फ्लड की बात करनी थी, तो ये ना हो कि क्लाइमेट इमरजेंसी तो ना हो, फ्लड भी इमरजेंसी भी एक हद तक रह जाए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब देखिए अर्जेंसी बहुत है, हर सेक्टर में है, और ये तूफान। लेकिन शहरी साहबा, ये तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप आपकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को एक बहुत सपोर्ट हासिल है, वोट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज़ को दबाव डालना चाहिए, एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए कि ये मसला हल हो, इसमें एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। एक अच्छा लगता है अपने साथ के एलाय को बार बार पब्लिक में तंबी करना, ये तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमें करना पड़ रहा है अफसोस से। बिल्कुल। और शहीद साहब, एक सिंध के हवाले से एक सवाल है। अब हम सिंध में भी कुछ अथॉरिटी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो पानी का बहाव है वो सिंध में एंटर होने तक कम हो जाएगा, एंड दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि खुदा न खास्ता ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन आपकी क्या तैयारियां हैं, वजाहत कीजिएगा। देखिए, सिंध की तैयारी तो एक दूसरी नौयत की है, क्योंकि ये आखिर में आ रहा है ना ये, और उन्होंने 11 को कह रहे हैं कि बराज पे कोई 9 से 10 हज़ार क्यूसेक्स निकलने थे, अभी भी वो फिलहाल तो कम हैं। तो मगर जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो तो बढ़ेंगी ना, क्योंकि वो आपने जाने बचा दी, लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, टाइमली बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करी थी। आज तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।